नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। किसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, क्या इसके पक्ष में तर्क रखे, क्या ये सिद्धांत है, क्या इस सिद्धांत की कमियां हैं, और इस सिद्धांत के बारे में और दूसरे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या बातें रखी सामने, इन सब के बारे में इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं। ज्योग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। मेंस में भी ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं, प्रीलिम्स में तो खैर बनते ही रहते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है, इसका विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो अब्राहम ऑर्टेलियस ने दिया था। किसने दिया था? ये इनके नाम याद रखने आपको, अब्राहम ऑर्टेलियस। अब्राहम ऑर्टेलियस नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। उन्होंने सबसे पहले 1596 में ऐसा सिद्धांत दिया था, जिन्होंने क्या किया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की तट रेखाओं पर की समानता पर इन्होंने ध्यान दिया कि अगर हम दक्षिण अमेरिका देखें और अफ्रीका देखें, अगर इनकी तट रेखाओं को देखें तो इनको लग रहा था कि इनमें कुछ ना कुछ समानता है। इसके बाद में एंटोनियो पेलेग्रिनी आते हैं। इनके बाद में अब्राहम ऑर्टेलियस के बाद में आते हैं एंटोनियो पेलेग्रिनी। ये इन्होंने एक मानचित्र बनाया और इस मानचित्र में उन्होंने तीन महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, इनको आपस में जुड़े हुए दिखाया। उनको लग रहा था कि ये तीनों महाद्वीप जो है वो जुड़े हुए हैं। कौन से महाद्वीप? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप को इन्होंने आपस में जोड़ के दिखाया। ये तो होगी पहले की बात। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं, जर्मन मौसमविद होते हैं। कौन होते हैं? जर्मन मौसमविद होते हैं। मौसमविद कौन होते हैं? जो मौसम की जानकारी बताते हैं, मौसम के बारे में जानकारी रखते हैं, ये मौसमविद है। 1912 ईस्वी में जर्मन मौसमविद जो थे अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने फिर दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी इन्होंने दी। इन्होंने क्या बताया, ये क्या सिद्धांत है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी? इन्होंने ये बताया कि ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इसमें इन्होंने ये बताया कि पूरी जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी पहले एक लैंडमास हुआ करता था, एक ही पूरा, जिसे हम कहते थे पेंजिया। जिसे हम क्या कहते थे? पेंजिया। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बना लें तो मान लीजिए कि ये पूरी की पूरी पृथ्वी है, तो इसमें ये जो लैंडमास है ये क्या है? पेंजिया। और इस लैंडमास के चारों ओर जो आपको ये दिख रहा है, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? ये पानी जो है, ये क्या है? ये है पैंथालासा। क्या है? पैंथालासा। समझते चलिए आराम से। तो ये जो पूरा लैंडमास था, इस लैंडमास को इन्होंने नाम दिया पेंजिया। लैंडमास भूखंड, यहां पर जो लिखा हुआ है ना, भूमि द्रव्यमान, इसका मतलब भूखंड। लैंडमास ये भूखंड, हिंदी में समझते चलिए, शुद्ध हिंदी में। तो ये जो लैंडमास था, भूखंड था, इसको इन्होंने नाम दिया पेंजिया। और इसके चारों ओर जो समंदर था, जो समुद्र हुआ करता था, महासागर हुआ करता था, उसको इन्होंने नाम दिया पैंथालासा। ठीक है, यहां पे आप इस चित्र में भी देख सकते हो कि ये जो भूखंड है, इसको इन्होंने नाम दिया है पेंजिया, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये जो महासागर है, इसको नाम दिया इन्होंने पैंथालासा। तो पेंजिया और पैंथालासा, ये दोनों वर्ड आपको याद रख लेने। ठीक है, उसके बाद में ये बताते हैं कि ये जो पेंजिया हुआ करता था, जो पेंजिया इन्होंने बताया था, जो भूखंड, ये भूखंड दो भागों में यहाँ पर टूट जाता है। सबसे पहले ये भूखंड सबसे पहले दो भागों में टूटता है। कि मान लीजिए इस प्रकार से ये भूखंड है अपना, इस प्रकार से ये दो भागों में टूट गया। ये जो पूरा का पूरा पहले पेंजिया हुआ करता था, ये दो भागों में टूट गया। एक भाग जो था ऊपर वाला, इसको कहा गया लोरेंसिया। क्या कहा गया? लोरेंसिया। और जो नीचे वाला भाग था, इसे क्या कहा गया? गोंडवाना। दो भागों में टूट गया पेंजिया। ठीक है, और इसको क्या कहा गया? ऊपर वाले भाग को लोरेंसिया और नीचे वाले भाग को कहा गया गोंडवाना। ठीक है, और इन दोनों भागों के बीच में ये जो आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये समंदर जो आपको इनके बीच में दिख रहा होगा, इस महासागर को क्या नाम दिया गया? टेथिस महासागर। कुछ सुना सुना लग रहा है? टेथिस महासागर। तो इन दोनों भागों के बीच में जो ये आपको समुद्र दिख रहा है, ये महासागर दिख रहा है, इसको नाम दिया गया टेथिस महासागर। ठीक है, ये यहां पर आपको दिख रहा होगा लोरेशिया ऊपरी भाग को, और निचले भाग को कहा गया गोंडवाना। और इन महाद्वीपों के बाद में देखिए, पहले लोरेंसिया और गोंडवाना, बाद में ये लोरेंसिया और गोंडवाना भी एक दूसरे से टूट जाते हैं, ये भी टूट जाते हैं और बहुत सारे भागों में बट जाते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बाद में और भी टूटकर अलग अलग महाद्वीप यहाँ पर बनते रहते हैं। देखिए, ये अफ्रीका टूट गया, ये मेडागास्कर रह गया, ये यहाँ पर इंडिया इधर आ गया, सारे के सारे देखिए महाद्वीप आज जो है वो यहीं से टूटकर फिर अलग अलग हो जाते हैं। समझ में आएगी आपको बात?
ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था, दोबारा बना लेते हैं, ये यहां पर हुआ करता था पेंजिया, और ये क्या था, पैंथालासा। क्या क्या था, पैंथालासा। उसके बाद में ये पेंजिया जो है, ये पेंजिया टूट जाता है दो भागों में। ऊपरी भाग जो होता है इसे कहते हैं, माफ कीजिए, लोरेंसिया, और जो निचला भाग होता है इसे कहते हैं हम गोंडवाना लैंड। और फिर देखिए ये गोंडवाना लैंड और लोरेशिया भी और टूटते जाते हैं, आगे से आगे टूटते जाते हैं, और आज जैसे महाद्वीप है उनका वैसे उस प्रकार से निर्माण होता है। ये था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आज के महाद्वीप अलग अलग जगह पर कैसे आए, तो इस प्रकार से वो महाद्वीप आज की पोजीशन में इस प्रकार से पहुंचे। लगभग 200 मिलियन साल पहले ये घटना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इन्होंने ये जब सिद्धांत सामने रखा तो दूसरे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि भाई कुछ साक्ष्य तो दो, आपने ये सिद्धांत दे दिया महाद्वीपीय विस्थापन, कोई आपके पास साक्ष्य हैं, कुछ सबूत है आपके पास। तो इन्होंने कहा बिल्कुल जी मेरे पास सबूत है, मैं आपको सबूत दूंगा। तो इन्होंने सबूत दिया। सबसे पहला सबूत है महाद्वीपीय मिलान, जिसे कहते हैं जिगसॉ फिट। क्या कहते हैं, जिगसॉ फिट। तो इन्होंने सबसे पहले एक जो साक्ष्य दिया उसका नाम था जिगसॉ फिट या महाद्वीपों का मिलान। इन्होंने क्या कहा कि देखें, आप दक्षिणी अमेरिका देखिए और अफ्रीका देखिए, है ना, अगर आप इनकी तट रेखाओं को देखेंगे तो आपको एक अद्वितीय मेल दिखाई देगा कि ये जो दक्षिणी अमेरिका है वो अफ्रीका के साथ पूरी तरीके से फिट हो सकता है। इन्होंने ये बताने की कोशिश करी। ये बताकर ये दर्शाना चाह रहे थे कि कभी ना कभी ये दक्षिणी अमेरिका और ये अफ्रीका जो है दोनों कभी ना कभी एक हुआ करते थे, तभी तो आज एक दूसरे में फिट हो रहे हैं। जहां से टूटा है वहीं से अगर आज इसे फिट कर दें तो एकदम फिट हो रहा है। अगर आप इस चित्र में देख पा रहे हैं यहां पर, तो आपको फिट होता नजर भी आता है ना। ये कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसके बाद में देखिए उस टाइम पे तो 1912 यानी 1912 में तो ये इस प्रकार से चित्र वगैरह बना के नहीं दिखा पाए थे, परंतु बाद में 1964 ईस्वी में बुलार्ड नाम का एक वैज्ञानिक हुआ। बुलार्ड ने कंप्यूटर से बनाया, जिस प्रकार से ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, इस प्रकार का इन्होंने कंप्यूटर से एक सिमुलेशन बनाया और इन्होंने दिखाया कि ये जो है महाद्वीप एक दूसरे से मिलान इनका हो रहा है, मिल रहे हैं, फिट एक दूसरे में हो रहे हैं। मगर आज की जो तटरेखा उससे मिलान नहीं हो रहा है। आज की तटरेखा के 1000 फैदम अगर आप नीचे जाते हैं तो वहां से इनकी तटरेखा मिल रही है। अब आप कहोगे सर ये फैदम क्या होता है, तो फैदम होता है समुद्र की गहराई नापने का एक मापक होता है फैदम। तो इन्होंने कहा कि 1000 फैदम अगर हम नीचे जाएं फिर इनकी तटरेखाओं को मिला के देखें तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की तटरेखाएं मिल रही है। ऐसा इन्होंने कहा कि यूरोप और अमेरिका की तटरेखाओं को मिला के देखें तो भी मिल रहा है। इस प्रकार से इन्होंने कहा। तो पहला साक्ष्य क्या हुआ, जिगसॉ फिट। ठीक है, फिर उन्होंने कहा, अगला साक्ष्य इन्होंने दिया कि जो महासागर है इन महासागरों के आर पार चट्टानों की आयु जो है वो समान है। कौन से महासागर के आर पार, देखिए आज हम देखें तो ये अमेरिका और अफ्रीका के बीच में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। इनके बीच में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। तो उन्होंने कहा इस अटलांटिक महासागर के पार अगर आप देखते हो तो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, अगर इनके बीच में देखें ब्राजील और पश्चिमी अफ्रीका है, उन दोनों जगह की अगर चट्टानें हम निकाल के देखें तो इन चट्टानों की आकृति आप देखें तो भी समान है, इन चट्टानों की विशेषता देखें तो समान है, इन चट्टानों की आयु देखें तो वो भी समान है। तो ये कैसा हो सकता है कि इनकी आयु है समान, इनकी विशेषता है, इसका मतलब कभी ना कभी ये चट्टानें एक रही होगी, है ना। तो ये एक इन्होंने पता लगाया, रेडियोमेट्रिक डेटिंग तकनीक से इन्होंने पता लगाया कि महाद्वीप जो है इनके बीच में प्राचीन जो चट्टानें उनमें मेल है, इनमें ये मेल खा रही चट्टानें एक दूसरे से, है ना। ब्राजील और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर स्थित चट्टानें समान आयु की पाई गई है। इसके अलावा हम देखें दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तटों पर पाई जाने वाली समुद्री परतें जो है वो जुरासिक काल की है। इसका मतलब जब ये अगर ये दोनों लैंड मास सोचिए एक ही थे, इसका मतलब इनके बीच में समुद्र भी नहीं था, जो आज का अटलांटिक महासागर इनके बीच में नहीं था। इसका मतलब यहां पर कोई समुद्री निक्षेप नहीं होना चाहिए इनके बीच में। परंतु अगर देखें और इनके समुद्री निक्षेपों को भी हम देखें, समुद्री जो परतें पाई गई है वो भी सेम टू सेम आपको होगी, सेम काल की है, सेम समय की आपको दिखाई पड़ती है कि हाँ जितनी इधर समुद्र की परतें हैं उतनी ही पुरानी समुद्र की परतें ब्राजील के कोस्ट पे हैं, जितनी जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पे हैं। इसका मतलब ये दोनों कभी ना कभी एक थे, इस बाद में ये दोनों टूट गए और जब टूटे तब उस काल से इनके बीच में
ये समुद्र की परतें बनना शुरू हो गई। तो एक इन्होंने ये साक्ष्य रखा कि हाँ इन दोनों के बीच की जो है वो चट्टानें समान है, ये एक इन्होंने साक्ष्य रखा। ठीक है, फिर इन्होंने एक साक्ष्य रखा टिलाइट। टिलाइट निक्षेप, डिपॉजिट जहां भी लिखा है उसका मतलब है निक्षेप। ठीक है, टिलाइट क्या होते हैं? तो टिलाइट होते हैं एक प्रकार की अवसादी चट्टानें, है ना, जो उस काल में अगर वहां पर कोई हिमनद होता होगा, हिमनद का मतलब क्या होता है? ग्लेशियर, ये होता है हिमनद। हिमनद को इंग्लिश में ग्लेशियर, हाँ ग्लेशियर कहते हैं। तो ये अवसादी चट्टानें एक प्रकार की होती हैं, और वहां पर इन हिमनदों के द्वारा जो अवसादी चट्टानें वहां पर छोड़ी गई है, भाई कहीं पर हिमनद होता है, ग्लेशियर होता है, तो वहां की चट्टानें जो है उनको किस प्रकार से काटता है, किन प्रकार से उनका अपर्दन करता है, और फिर वो निक्षेप वहां पर छोड़ता है। तो ऐसे निक्षेप जो है इस भूखंड में, गोंडवाना जो भूखंड है उसके बहुत सारे महाद्वीप जो आज के हैं उनमें पाया गया है, जैसा कि साउथ अमेरिका में पाया गया है। यहाँ पर एक फॉकलैंड एक द्वीप है साउथ अमेरिका के पूर्वी तट पर, वहां पर भी पाया गया है। अफ्रीका वाले यहाँ पर भी ग्लेशियर के पाए गए हैं। यहाँ अगर देखिए इंडिया वाले जो भाग है वहां पर भी पाए गए हैं, मेडागास्कर में, अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में। अगर आज देखें तो क्या इंडिया के दक्षिणी भाग में क्या ग्लेशियर होना संभव है? नहीं संभव है। क्या अफ्रीका में ग्लेशियर होना संभव है? दक्षिण अफ्रीका वाला जो पार्ट है वहां पर नहीं संभव है। इसका मतलब ये कभी ना कभी एक रहे होंगे, और ये दक्षिण ध्रुव के पास में रहे होंगे, ये ध्रुवों के पास में ये वाला क्षेत्र रहा होगा, और ये इसलिए वहां पर क्या रहा होगा? हिमनद वहां पर रहे होंगे, ग्लेशियर वहां पर रहे होंगे, और उन हिमनदों के द्वारा जो वहां पर निक्षेप जमा किए गए वो यहाँ पर पाए गए हैं। इसका मतलब ये कभी ना कभी एक भाग हुआ करते थे, ये एक ही हुआ करते थे। ये एक इन्होंने साक्ष्य रख दिया। फिर इन्होंने एक साक्ष्य रखा प्लेसर निक्षेप। क्या? प्लेसर निक्षेप का। अब सर ये प्लेसर क्या होता है? निक्षेप तो हमें समझ में आ गया, डिपॉजिट। ये प्लेसर क्या होता है? प्लेसर का मतलब हो गया कोई भी मिनरल जो होता है उसका निक्षेप जहां होता है उसे कहते हैं प्लेसर। तो यहां इन्होंने बताया वेगनर साहब ने कि सोने के जो निक्षेप हैं, सोने के जो प्लेसर है वो पाए गए हैं घाना के तट पर और ब्राजील के तट पर, ब्राजील के पूर्वी तट पर, है ना। तो घाना कहाँ है? देखिए ये अफ्रीका है, यहां पर है घाना, है ना, माफ कीजिएगा, हाँ यहां पर घाना है जो इसका पश्चिमी अफ्रीका है। इस पश्चिमी अफ्रीका में घाना जो है, और यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका में ये वाला जो क्षेत्र है पूरा ये है ब्राजील का क्षेत्र। तो इन्होंने ये कहा कि घाना और ब्राजील दोनों में सोने के निक्षेप ये पाए गए हैं, और ये दोनों तो आज देखें तो बहुत दूर है एक दूसरे से। इसका मतलब ये है कि एक जैसे प्लेसर यहाँ पर निक्षेप पाए गए हैं, इसका मतलब ये दोनों कभी ना कभी एक थे, और ये सारे के सारे ब्राजील के पठार के ही भाग हुआ करते थे। एक इन्होंने प्लेसर निक्षेप वाला सबूत सामने रख दिया। ठीक है, फिर उन्होंने एक और साक्ष्य जो है, भयंकर साक्ष्य इन्होंने सामने रखा। इन्होंने सामने रखे जीवाश्म, फॉसिल्स, जीवाश्म इन्होंने सामने रखे। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनके साक्ष्य साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों में पाए गए हैं। मगर आज देखें तो ये महाद्वीप एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है। ठीक है, उनमें से इन्होंने सबसे जो ज्यादा बल दिया वो दिया मिसोसोरस पे। मिसोसोरस नाम का है एक जो समुद्री एक रेप्टाइल हुआ करता था, सरीसृप, जो बहुत ही छोटा हुआ करता था, और ये मीठे पानी का, किसका? मीठे जल में रहता था। तो इस सरीसृप का जो है मेसोसोरस का अवशेष आपको साउथ अमेरिका में मिल रहा है, अफ्रीका में मिल रहा है, इंडिया के साइड में भी मिल रहा है। तो ये अमेरिका से, साउथ अमेरिका से अफ्रीका कैसे तैर के आया होगा? और इन दोनों के बीच में तो आज इतना बड़ा अटलांटिक महासागर है, और ये तो मीठे जल का जानवर है, मीठे जल का रेप्टाइल है, ये तो खारे पानी में जा ही नहीं सकता। तो ये तैर कर इतनी दूर कैसे आ गया? और ये तो इतना छोटा जानवर है कि इतनी दूर तक तैर कर आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये दोनों लैंडमास, ये दोनों भूखंड कभी ना कभी एक थे, इसलिए ये इन दोनों भूखंडों पर आ जा सकते थे आराम से। समझ में आई बात? इस प्रकार से और बहुत सारे जो है लाइटोसोरस का एग्जाम्पल देते हैं, और छोटे मोटे जानवर होते हैं उनका एग्जाम देते हैं, और कुछ वनस्पतियों का भी ये जो है फोसिल्स का, ये जीवाश्मों का ये उदाहरण देते हैं कि ये जो है अलग अलग, ये जो आज के भूखंड है इनमें पाए गए हैं, तो ये कैसे पाए जा सकते हैं इतनी दूर दूर तक? इसका मतलब है कि कभी ना कभी ये एक ही रहे होंगे। फिर ये बताते हैं लेमूर। सर लेमूर क्या होता है? ये दो जानवर आपको दिख रहे हैं, लेमूर, और इनको पता चल चुका है कि हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। देखो कितने ध्यान से देख रहे हैं, ये है लेमूर। तो ये लेमूर जो है इन्होंने बताया कि अफ्रीका वाला क्षेत्र जो है वहां, इंडिया वाला जो क्षेत्र है वहां, और जो मेडागास्कर वाला क्षेत्र है वहां पर ये लेमूर जो है इनके जीवाश्म में पाए गए हैं।
और ये तो बड़ा छोटा जीव है, और आज के जैसे ये जो जीव है, ये लेमूर जो है, हालांकि इतना छोटा भी नहीं होता, पर ये लेमूर जो है, ये लेमूर समुद्र लांग के नहीं जा सकता है, क्योंकि ये तैरता वैरता नहीं है, समुद्र में रहेगा ही नहीं, तो पेड़ों पे रहता है। तो ये वाला जीव जो है, इनके जीवाश्म इन सारे महाद्वीपों में कैसे मिले? इसका मतलब है कि सारे के सारे लैंडमास जो है आज इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका, ये किसी न किसी टाइम पर एक हुआ करते थे, इसलिए तो इनके जीवाश्म वहां पर पाए गए हैं, है ना। और इनको जोड़कर तो उन्होंने एक नया ही महाद्वीप का नाम दे दिया था, जिसको कहा गया लेमुरिया। क्या कहा गया? लेमुरिया महाद्वीप इन्होंने नाम दे दिया था कि यहाँ पर लेमुर पाए जाते हैं, इसलिए लेमुरिया महाद्वीप। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर रख दिए साक्ष्य, जिक्सोफिट वाला रख दिया, जो टीलाइट के वो है प्लेसन निक्षेप के रख दिया, चट्टानों की समानता वाला रख दिया, और एक जीवाश्म वाला रख दिया। इस प्रकार से इन्होंने 5 साक्ष्य आपके सामने रख दिए। ठीक है, अब इन्होंने बताया, अब जब इन्होंने साक्ष्य रखे तो दूसरे जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने काउंटर क्वेश्चन किए कि आप ये तो बताओ कि महाद्वीप जो है, इनका विस्थापन हुआ एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए, मान लिया आपकी बात, चलो, पर क्या कारण रहा कि ये महाद्वीप एक जगह से दूसरी जगह गए? ऐसा तो कोई है नहीं कि इनके टायर लग रहे हैं कि ये एक जगह से दूसरे चले गए, पैर हैं कि एक जगह से दूसरी जगह चले गए, क्या कारण रहा? तो इन्होंने 2 कारण बताए कि मेरे हिसाब से 2 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से ये महाद्वीप में विस्थापन हुआ। चलो, 2 कारण कौन से हैं? इन्होंने बताया, एक तो है पोलर फ्लीइंग फोर्स। क्या? पोलर फ्लीइंग फोर्स, जिसे कहते हैं ध्रुवीय फ्लीइंग बल, या इसे हम कह देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी। एक इन्होंने बताया ज्वारीय बल। क्या? ज्वारीय बल, या जिसे हम कहते हैं टाइडल फोर्स। किसका टाइडल फोर्स भाई? तो इन्होंने बताया सन और मून का, यानी चंद्रमा और सूर्य का जो ज्वारीय बल है, 2 बल इन्होंने बताया। इन बलों की वजह से ये महाद्वीप में विस्थापन हुआ। पोलर फ्लीइंग फोर्स से कैसे हुआ? तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताता है। जो पृथ्वी है ये घूम रही है, इसके वजह से, घूमने की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जो केंद्र से दूर की ओर लगता है, केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है, इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस बल की वजह से, जो बाहर की ओर बल लग रहा है, इसकी वजह से आप देख पाएंगे कि जो पृथ्वी है वो चपटी है, गोल ना होकर चपटी है, और वो जो है उसका उभार हो रखा है कहां पर? इक्वेटर पर, जो भूमध्य रेखा है, उस भूमध्य रेखा पर इसका उभार है, और ध्रुवों से ये चपटी है, इसी वजह से ये चपटी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आप जानते ही होंगे। और इसी बल की वजह से ये जो महाद्वीप है एक दूसरे से दूर चले गए। ठीक है, फिर टाइडल फोर्स। तो टाइडल फोर्स इन्होंने बताया कि जो चंद्रमा है और जो सूर्य है, इसका जो ज्वारीय बल लगता है, उस ज्वारीय बल की वजह से भी ये महाद्वीपों का विस्थापन एक दूसरे से दूर होता गया, है ना। ज्वारीय बल इनका यानी अपनी ओर खींचते हैं, ये इन्होंने 2 बल बता दिए। ठीक है जी, 2 बल इन्होंने बता दिए। फिर इसकी कुछ कमजोरियां रही। ये जो सिद्धांत था, इससे सभी के सभी जो वैज्ञानिक थे वो सहमत नहीं हो पाए, क्योंकि एक तो ये बहुत सारे जो ठीक से जो आप कहोगे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए इन बलों को। उस समय पर वैज्ञानिकों ने इसकी कुछ कमजोरियां उजागर की। क्या क्या कमजोरियां? इन्होंने बताया कि महाद्वीपों की गति का जो कारण जो है वो इन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं बताया। इन्होंने जो पोलर फ्लीइंग बल बताया था और जो ज्वारीय बल बताया था, इन बलों को इन्होंने, जो दूसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने नकार दिया कि ये फोर्स जो है वो इतने प्रभावी नहीं है। और मान लीजिए अगर ये ज्वारीय बल इतने प्रभावी होते तो अब तक तो पृथ्वी का घूमना ही बंद हो गया होता, अगर इतने ही ये प्रभावी होते तो, है ना। इन्होंने बताया कि इन बलों की तीव्रता इतनी कम थी कि महाद्वीपों की गति को सही ढंग से नहीं समझा सकता था। ये एक इनकी कमी रही। फिर क्या था? यहां पर यांत्रिक उपकरण जो है उनकी कमी थी उस टाइम पे। आज जैसे कंप्यूटर से सिमुलेशन करके दिखा दिया, उस टाइम पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं हुआ करते थे, ऐसा कोई प्रमाण नहीं था कि किस प्रकार महाद्वीप जो है आज की वर्तमान स्थिति तक पहुंचे। उन्होंने बता दिया कि हाँ ये टूट के अलग हुआ, मगर आज की स्थिति में कैसे पहुंचे इन्होंने ये नहीं बता पाए। जो प्लेट, महासागरीय प्लेट हैं, उनके बारे में भी इनके पास कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी जो है ये तो बाद में आती है, तो इनके बारे में, इनको महाद्वीप और महासागरीय प्लेटों के बारे में भी कोई जानकारी उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी। फिर उन्हें, इनको उस टाइम पे देखा जाए तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का भी ज्ञान नहीं हुआ करता था, ज्यादा बहुत सीमित ज्ञान था कि पृथ्वी के अंदर किस प्रकार से संरचना बनी हुई है। जियोलॉजिकल और भूभौतिकीय, जियोफिजिकल तथ्य जो उनके बारे में भी इनको ज्यादा पता उस टाइम पे नहीं हुआ करता था। ये तो प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी के बाद में जो है हमें पता लगा कि पृथ्वी की संरचना जो है वो अंदर से किस प्रकार से है, और पृथ्वी जो है अलग अलग प्लेटों से बनकर बनी हुई है, ये तो हमें बाद में पता लगता है। फिर इनकी क्या कमी रही? जो पेलियो क्लाइमेटिक प्रमाण इन्होंने रखे, जो पूरा जलवायविक
क्या पूरा जलवायविक प्रमाण, जो यहाँ पे लिखा है ना पेलियोक्लाइमेटिक प्रमाण, पेलियोक्लाइमेटिक को शुद्ध हिंदी में कहेंगे पूरा जलवायविक प्रमाण, आप पेलियोक्लाइमेटिक भी लिख सकते हैं एग्जाम में। तो ये प्रमाण जो है ये भी व्याख्या नहीं कर पाए। जो ग्लेशियल वगैरह है वो भी उन किस प्रकार के उनका मादी पे जो स्थानांतरण हुआ, जो विस्थापन हुआ, उनका किस प्रकार से ये समर्थन करते हैं, ये भी यहाँ पर ये ठीक से समझा नहीं पाए। फिर जो प्राकृतिक प्रमाण हुआ करते थे उन प्रमाणों के मध्य भी असंगति हुआ करती थी। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो चट्टानों के बीच में ये जो सम्मति बता रहे हैं, संगति बता रहे हैं, दोनों चट्टानों के बीच में एक समानता, वो समानता भी उन्होंने बताया कि ये समानता भी इतनी नहीं है, उस समानता में भी कुछ खामी है। जो जीवाश्म मिले हैं उन जीवाश्मों के प्रमाणों में भी कुछ खामियां है ना। तो इस प्रकार से इनकी कमियां यहां पर निकाल दी गई, है ना। वैज्ञानिक समाज भी जो है उसने बहुत ज्यादा विरोध किया वेगनर के सिद्धांत का, क्योंकि कोई तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारी उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी और ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार हुआ करता था, इसलिए इसको उस टाइम पे नकार दिया जाता है ना। हालांकि ये सिद्धांत जो है अगर हम निष्कर्ष तौर पर कहें तो इसने पूरी दुनिया में वैज्ञानिक जगत में एक नया क्रांतिकारी, आप कहो कि एक ये कदम उसका हुआ करता था और पूरी दुनिया को एक नई दिशा इसने दे दी थी। हालांकि ये उस टाइम पे संभव नहीं हो पाया, इनकी ये पूरे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि किस प्रकार से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, पर बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी आती है, वह प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी जो है इसको समझाने में कामयाब हो पाती है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी के बेस के रूप में यह काम करता है, जो आगे आने वाले और सिद्धांत है उनके आधार के रूप में यह काम करता है, ये इसका महत्व होता है। तो ये हमने देख लिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पूरा। अगर यहां से अगर मेंस में भी क्वेश्चन आए तो भी आप आराम से हैंडल कर सकते हो। अगर आपको 10 मार्क्स का पूछे तो आप आराम से 15 मार्क्स का शायद ही पूछे, इस पर 10 मार्क्स का पूछे तो आप आराम से थोड़ा सा जिग्सो फिट वाला चित्र बना के आप दिखा देना है और ये पूरे आपको प्रमाण दे देने, और इसकी कुछ कमियों के बारे में भी आपको हाईलाइट कर देना, जो 2 बल थे वो भी हाईलाइट कर देने। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यहीं समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।